जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल राज स्टडी जीएस पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि एसएससी जीडी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप सीरियस तैयारी करते हैं एसएससी जीडी के लिए तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको खुद पता चलेगा कि ये कैसे प्रश्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। अंतिम दिनों में इसको रिविजन की तरह भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। साथ में हम इसका कुछ अन्य पॉइंट भी देखेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गाडविन आस्टीन। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी यदि आपसे पूछता है तो उसका आंसर हो जाएगा गाडविन आस्टीन। गाडविन आस्टीन जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे हम K2 के नाम से भी जानते हैं। इसी का नाम गाडविन आस्टीन है, जो कि भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। जबकि यदि आपसे पूछेगा कि भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत की कौन सी है, तो उसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। यदि हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी भारत में पूछेगा तो उसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। यदि भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी पूछेगा तो आपको उत्तर हो जाएगा उसका गाडविन आस्टीन यानी K2। कंचनजंगा के बारे में हम देखेंगे तो यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में स्थित है और यह सिक्किम राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो यह सिक्किम राज्य में स्थित है। जबकि यदि नंदा देवी के बारे में देखेंगे तो यह भी हिमालय की ही चोटी है और यह उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी जो है उत्तराखंड में स्थित है। एवरेस्ट के बारे में देखेंगे तो यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और यह नेपाल में स्थित है। नेपाल में स्थित है। तो ये सभी पॉइंट आप याद कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत में हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो अभी बताया मैंने, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंचनजंगा। यदि भारत में हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर पूछता है तो उसका सही उत्तर होगा कंचनजंगा। जबकि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, लेकिन यदि आपको भारत में पूछे तो उसका सही उत्तर हो जाएगा कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में स्थित है। कभी कभी स्टेट भी पूछ लिया जाता है कि कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम में। नंगा पर्वत जो है ये भी हिमालय की ही पर्वत चोटी है और यह जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। एवरेस्ट आपको पता है नेपाल में स्थित है और यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है, तो इसको साथ में याद करके रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला देखते हैं कि भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर है अल मसूदी। अल मसूदी के द्वारा भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किया गया। और भारत का मानसून यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का मानसून कैसा है, तो यह उष्णकटिबंधीय जो है हमारा मानसून है, उष्णकटिबंधीय। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान ने किया, तो किया था अल मसूदी ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल मसूदी। नेक्स्ट देखते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो इसका सही उत्तर है केरल में। जून के महीने में दक्षिण पश्चिम मानसून जो है सबसे पहले भारत के केरल राज्य में प्रवेश करता है और वहाँ से केरल राज्य से यह दो भागों में बंट के एक अरब सागर का मानसून के रूप में और एक बंगाल के खाड़ी के मानसून के रूप में ऊपर की ओर जाता है और बारिश कराता है। तो यदि हम दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित किस प्रदेश में सबसे पहले पहुँचता है तो वह है केरल राज्य। और भारत में जो वर्षा होता है, सबसे ज़्यादा वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा ही होता है। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत में जो वर्षा होता है सबसे ज़्यादा किस मानसून के कारण होता है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून और सबसे पहले केरल राज्य में पहुंचता है। नेक्स्ट देखते हैं कि नर्मदा नदी के ऊपर बना इंदिरा सागर डैम निम्न में से भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में। नर्मदा नदी के ऊपर में इंदिरा सागर बांध बना हुआ है, वह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नर्मदा नदी के बारे में हम देखेंगे तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और यह विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुरा श्रेणी के मध्य में भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा नदी।
तो इसके बारे में इतना पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिए कि अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी और यह जो डैम है इंदिरा सागर बांध, यह मध्य प्रदेश में स्थित है और यह भ्रंश घाटी के होकर बहती है जो कि विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बीच में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि बगलिहार बांध किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है चिनाव नदी पे। बगलिहार बांध जो है चिनाव नदी पर निर्मित किया जा रहा है और चिनाव नदी के बारे में हम देखेंगे तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाव नदी है। चिनाव नदी है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है और चिनाव नदी का उद्गम स्थल देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश के यह बाड़ा लच्चा दर्रा से निकलती है और सिंधु नदी में जाके मिलती है। तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाव और इस पर बगलिहार बांध निर्मित किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है और भारत में हरित क्रांति का संबंध जो है गेहूं के फसल के उत्पादन से संबंधित है, गेहूं के फसल के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट देखते हैं कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त ने। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, तो उसका नाम है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जो है घटोत्कच का पुत्र था और श्रीगुप्त घटोत्कच का पिता था। यानी कहने का मतलब है कि गुप्त वंश का जो संस्थापक था वह श्रीगुप्त था। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था और इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट देखते हैं कि चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे। तो इसका सही उत्तर है कनिष्क। चरक और नागार्जुन जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे और कनिष्क के बारे में देखेंगे तो बौद्ध संगति जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी इसी के समय हुई थी जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में। एक ईस्वी में चौथी बौद्ध संगति हुई थी और वह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे, तो इसका सही उत्तर है कनिष्क। नेक्स्ट देखते हैं कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। तो इसका सही उत्तर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लिया था। गोवा का वहाँ पे शासक जो था तो गोवा का जो शासन था एक राजा था, उसका नाम था तो गोवा का एक शासक था जिसका नाम था यूसुफ आदिल शाह। उससे 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने गोवा को अपने अधिकार में मिला लिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कौन सा पुर्तगाली गोवा पर अधिकार किया था, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और यह भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था, जबकि भारत आने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसीसी डी अल्मेडा था। नेक्स्ट देखते हैं कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। तो इसका सही उत्तर है लोदी वंश। लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की नींव डाली और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जिसकी मृत्यु युद्ध करते समय हुई थी और यह लोदी वंश का अंतिम शासक था। सही उत्तर हो जाएगा इसका लोदी वंश। लोदी वंश के संस्थापक के बारे में देखेंगे तो लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी और तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक और सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह इससे प्रश्न पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी और यह महाराष्ट्र राज्य के थे। नेक्स्ट देखते हैं कि महात्मा गांधी को नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर है राजकुमार शुक्ल। चंपारण के एक किसान थे राजकुमार शुक्ल। उन्होंने जब 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था तो वहाँ गांधी जी पे पहुँचे हुए थे। तो वहाँ पे राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से रिक्वेस्ट करके चंपारण में आने का आमंत्रण दिया था और गांधी जी 1917 में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। नेक्स्ट देखते हैं कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे, यानी कौन थे? तो इसका सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में देखेंगे तो यह गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो 1885 ईस्वी में हुआ था उसके अध्यक्ष थे। 1885 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था पहला, उसके अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। नेक्स्ट देखते हैं कि किसने बयान दिया है कि मनुष्य मुक्त पैदा हुआ है लेकिन वह हमेशा श्रृंखला में है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है रूसो। ये जो बयान दिया है कि मनुष्य मुक्त पैदा हुआ है लेकिन वह हमेशा श्रृंखला में है, यह रूसो ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने महामंदी के बाद आर्थिक सुधार के लिए नई डील की घोषणा की? तो इसका सही उत्तर है रूजवेल्ट। उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम रूजवेल्ट है जिसने महामंदी के बाद आर्थिक सुधार के लिए नई डील की घोषणा की थी। नेक्स्ट देखते हैं कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है और इससे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है और इसके यदि पीयूष ग्रंथि से यदि हार्मोन का स्राव ज़्यादा हो जाए तो मानव शरीर का विकास जो है असंतुलित हो जाएगा, यानी उनका शरीर जो है टेढ़ा मेढ़ा और बहुत बड़ा विकसित हो जाएगा। तो मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। और इससे हार्मोन के अधिक श्रावण से मनुष्य का जो शरीर है, मानव का जो शरीर है, अति विकसित हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि कंडरा यानी टेंडन जोड़ता है। तो इसका सही उत्तर है पेशी को हड्डी से। टेंडन जो है पेशी को हड्डी से जोड़ता है, जबकि हड्डी को हड्डी से लिगामेंट जोड़ता है। लिगामेंट जोड़ता है। तो इसको याद कर लीजिए कि हड्डी को हड्डी से लिगामेंट जोड़ता है और पेशी को हड्डी से कांट्रा यानी टेंडन जोड़ता है। हड्डियों के अध्ययन को हम देखेंगे तो इसके अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है टांग में। टिबिया नामक जो हड्डी है वो हमारे टांग में पाई जाती है और हमारे मानव शरीर में, मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं, जबकि शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग 300 के आसपास पाई जाती है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पॉइंट है, तो इसको भी आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं कि मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका सही उत्तर है छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है, जबकि जो पाचन की शुरुआत होती है वह मुख्य गुहा से शुरुआत होती है। मुख्य गुहा से शुरुआत होती है और सबसे जो अधिकांश भाग जो पाचन होता है वह छोटी आंत में होता है और छोटी आंत में ही भोजन का अवशोषण होता है।
भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत में, छोटी आंत के एक पार्ट का नाम है इलियम, और उसी पार्ट से भोजन का अवशोषण होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो इसका सही उत्तर है गाल्टन ने। पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो इसका सही उत्तर है गाल्टन ने। नेक्स्ट देखते हैं कि कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है अल्ट्रासोनिक तरंग को। अल्ट्रासोनिक तरंग का उपयोग कीड़ों को घरों से दूर भगाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्ट्रासोनिक तरंग। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो इसका सही उत्तर है इनमें से सभी। राष्ट्रपति तीनों प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य संवैधानिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो इसका सही उत्तर है भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल नंबर 40 में पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। नेक्स्ट है कि संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो इसका सही उत्तर है पंचायतों का कार्यक्रम। संविधान के 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कार्यक्रम सम्मिलित हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही प्रश्न था। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जय हिंद।